मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। मुख्य परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए। उसी के अंतर्गत आज जो आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस भारतीय इतिहास में है, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, उसके नोट्स को आज मैं देने वाला हूँ। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है इतना आसान नहीं होता है। पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही आगे मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने टॉपिक को गलत तरीके से समझा है तो आप गलत दिशा में मेहनत कर सकते हैं और सारा मेहनत जो है आपका फिर बेकार हो सकता है। और अगर सही तरीके से टॉपिक का अर्थ समझ गए हैं कि आखिर आयोग क्या चाहता है उस टॉपिक में, तो फिर सारा समस्या खत्म है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सुदृढ़ीकरण आखिर है क्या। ठीक है, तो यह न ही मुगल स्थापना से संबंधित टॉपिक है और न ही पतन से संबंधित टॉपिक है, इसका ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक में आपको उन सभी सेक्शंस का अध्ययन करना है जिन जिन घटनाओं, निर्णयों और अन्य तत्वों के कारण भारत में मुगल निरंतर जो है सुदृढ़ होते गए। ऐसे बिंदुओं से बचना है जिसके कारण मुगल कमजोर हुए और पतन की ओर बढ़ चले। समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। बाबर, जैसा कि आप जानते हैं, मुगल राजवंश का संस्थापक था। हुमायूं भारत को खोने के बाद पुनः प्राप्त करने में सफल भी रहा था, लेकिन फिर भी अफगान राजपूत और कुछ अन्य विद्रोही डिस्टर्ब कर रहे थे मुगल साम्राज्य को। अभी तक जनता का विश्वास भी मुगल नहीं जीत पाए थे। यह भी एक प्रॉब्लम देखा गया, जनता का विश्वास। समझ गए ना। क्योंकि जो उन्होंने देखा था तुर्क शासन काल में, कुछ उदार शासक भी हुए, लेकिन हिंदुओं के प्रति कई शासकों का व्यवहार जो खराब था, जिसके कारण एक मुस्लिमों के प्रति एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए थे हिंदुओं में। उसी के परिणाम स्वरूप जो है विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाया था। इन्हीं परिस्थितियों में पहले बैरम खां और फिर अकबर ने ऐसी सुदृढ़ता प्रदान की, शुरुआती दौर पर यह बात हो रहा है, जिसके कारण मुगलों का अस्तित्व लंबे समय तक रहा। यहाँ जो केयर करना है आपको, देखिए, शेरशाह और अकबर दोनों महान शासक थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, परंतु अकबर इस अर्थ में ज़्यादा महान सिद्ध हुआ कि वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में सफलता प्राप्त की। यद्यपि यह थोड़ा विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि शेरशाह को अकबर की अपेक्षा कम समय मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि उस पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना है, केवल थीम को समझाया गया था। हुमायूं का क्या योगदान रहा सुदृढ़ीकरण में। हुमायूं एक बार हार चुका था शेरशाह से, लेकिन हुमायूं का भाग्य अच्छा था कि शेरशाह की असमय मृत्यु हो गई। 1545 में काबुल पर नियंत्रण करने के लिए ईरान की सहायता इसने मांगी थी। समझ गए ना। हुमायूं ने किससे सहायता मांगी थी? ईरान से। तो ईरान का शाह जो था वो बोला पहले कंधार जीत करके दो, फिर तुम्हारा हेल्प करेंगे। लेकिन जब कंधार जीत करके देता है हुमायूं, उसके बाद इसको काबुल जीतने में हेल्प नहीं करता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात था, जो हिंदाल हुमायूं का विरोधी बना हुआ था भारत में, जिसके कारण शेरशाह को भी बहुत सरलता हुई थी हुमायूं को पराजित करने में। उसने हुमायूं का साथ दिया और काबुल पर जो कमरान कब्जा किए हुए था उसको हराने में कामयाब रहा, और कमरान को आंख निकाल करके उसे मक्का भेज दिया गया। मारा नहीं। हुमायूं दयालु किस्म का थोड़ा था। भारत में अब हुमायूं के लिए स्थिति अनुकूल हो चुकी थी। कैसे अनुकूल हो चुकी थी? सिंपल है ना, कि शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी 1545 में हो चुकी थी। इसके बाद वह एक्शन लेना शुरू करता है, क्योंकि इन लोग आपस में लड़ रहे थे शेरशाह के उत्तराधिकारी। 1554 में क्या करता है? लाहौर पर कब्जा कर लेता है, और 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई कहा जाता है इसको, जिसमें पंजाब का जो शासक था सिकंदर शाह सूर, शेरशाह का उत्तराधिकारी, अलग अलग पार्ट्स में बट गए थे। दिल्ली आगरा में एक हो गए थे, एक उधर आपका पंजाब में, और एक पार्ट उधर पूर्वी यूपी तरफ था। तो तीन तीन पार्ट में बट चुका था। तो हुमायूं को जो है काफ़ी आसानी हुआ
अब 1555 में दिल्ली आगरा पर भी कब्जा करने में सफल रहा और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हुमायूं अपनी गलती को सुधार कर एक पिता होने का कर्तव्य अकबर के प्रति निर्वाह कर चुका था। अब आगे का सुदृढ़ीकरण जो था अकबर के हाथ में था, है ना। लेकिन अकबर बेचारा तो खुद ही अभी बहुत ही कम उम्र का था और बैरम खां के संरक्षण में था, है ना। लेकिन फिर भी उसने पहले अपने स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। पहले बैरम खां से जो संरक्षण में था तो उससे मुक्ति प्राप्त किया, फिर अपने धाई से मुक्ति प्राप्त किया, परिवार के सदस्यों के विद्रोह का दमन किया। तो उन सारे पॉइंट्स से आपके जो है मुगल के सुदृढ़ीकरण क्लियर होते हैं। साम्राज्य विस्तार के द्वारा सुदृढ़ीकरण, आंतरिक विद्रोहों के दमन के द्वारा सुदृढ़ीकरण, सुधारों के माध्यम से सुदृढ़ीकरण, नीतियों के द्वारा अलग अलग नीति, जैसे राजपूत नीति हुआ, धार्मिक नीति हुआ, दक्षिण नीति हुआ। तो वहाँ पर ऐसा ऐसा उसने क्या डिसीजन लिया कि मुगल जो है मजबूत होता गया। और इस शुरू वाला जो है प्रारंभिक सुदृढ़ीकरण में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक सुदृढ़ीकरण, 9 वर्ष की उम्र में ही गजनी का गवर्नर बना था। उसके बाद पंजाब का गवर्नर भी 12-13 साल में बन ही गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद भी आदिल शाह सूर का विद्रोह जारी था। ऐसा नहीं कि मराठों का विद्रोह खत्म हो गया था हुमायूं की मृत्यु के बाद। और आदिल शाह का मंत्री जो था हेमू, है ना, वह लगातार जीत रहा था और विक्रमजीत की उपाधि उसने ली थी। वह एक बड़ा चुनौती था, है ना। और दिल्ली पर इसने क्या किया, आदिल शाह सूर के आदेश से दिल्ली पर आक्रमण किया। और तरदी बेग, जो हुमायूं दिल्ली जीता था तो उस समय तरदी बेग को बना दिया गया था वहाँ का गवर्नर, और डर से बेचारा भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद जो लड़ाई होती है, पहला तो लड़ाई आपका देखे कि पानीपत का लड़ाई जो आपका बाबर का साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी का। यहाँ पर देखिए 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और इसमें हेमू विक्रमादित्य को जो है बैरम खान ने पराजित कर दिया। उस समय बैरम खान के संरक्षण में था। और अगर आप देखते हैं 1555 से 60 तक क्या किया था अकबर, तो इस मैप को आपको दिखाना होगा। लाहौर हुआ, दिल्ली हुआ, अजमेर हुआ, ग्वालियर हुआ, जौनपुर हुआ, इन सारे क्षेत्रों को जो उसने क्या किया, जीत करके मुगलों को सुदृढ़ किया। दिल्ली के लिए संघर्ष हुआ और 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। हेमू लगभग जीत चुका था युद्ध, लेकिन इसके आंख में तीर लगने के कारण यह बैरम खां के हाथों मारा गया। उसके बाद क्या होता है, अकबर शांति से नहीं बैठता है, यानी कि बैरम खान उस समय सपोर्ट कर रहा था। 1557 में अजमेर पर कब्जा कर लेता है, ग्वालियर पर 1558-59 में कब्जा कर लेता है और 60 में जौनपुर पर कब्जा कर लेता है अकबर। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार करता है और इसने ध्यान रखा था कि साम्राज्य विस्तार ऐसा नहीं हो कि प्राकृतिक सीमा को क्रॉस कर दिया जाए, है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं, आपका भारत है ना, यहाँ पर जो है कश्मीर है, क्लियर। ये कश्मीर है, ये नेपाल है ना, इधर। तो ये विंध्य पर्वत जो है, यहाँ पर विंध्य पर्वत जो आप देख रहे हैं, ये विंध्य पर्वत है ना। और ये जो है मानसरोवर से निकल के सिंधु नदी है ये, ठीक है। और ये विंध्य पर्वत हो गया। तो ये सब इलाका जो था ये माना जाता था प्राकृतिक सीमा उत्तर भारतीय शासकों के लिए, है ना। न इससे पार करे न इससे पार करे, साउथ में जो पार करता था खुद भुगतता था, है ना। तो इसने प्राकृतिक सीमा के अंदर ही क्या किया कि अपना मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। और अकबर काल में शुरुआती दौर में देखा जाता है कि बैरम खान के द्वारा विद्रोह हुआ। क्यों विद्रोह हुआ, इसने अपनी सारी शक्तियां केंद्रित कर ली थी, महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को बैठा दिया था। लेकिन एक कारण कहा जाता है कि अधिकांश अमीर जो थे अकबर के वे सुन्नी थे और बैरम खान जो था शिया था। हालांकि ये सब सामान्य कारण होता है, असली कारण जो था अकबर चाहता था नियंत्रण करना, वही
युवावस्था की ओर बढ़ रहा था, है ना। लास्ट में जो है बैरम खान की हत्या हो जाती है जब उसे मक्का भेज देता है अकबर। ये सब हल्का फुल्का जानकारी दे सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार ही आपको लिखना है, हमेशा याद रखें। जब अकबर बैरम खां के प्रभाव से निकला तब अब परिवार वाले थे, जिसमें महामनगा जो उसके धाई माँ थी अधम खां की माता, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो 1560 से इसको पेटीकोट गवर्नमेंट कहा गया, महिलाओं के प्रभाव वाला। तो महामनगा के प्रभाव से 1562 में वह निकल चुका था। क्लियर। इसके बाद महामनगा के पुत्र अधम खां को दंड देने के बाद, बाज बहादुर के केस में दंड दिया था इसको, रूपमती बाज बहादुर के केस में, वह महामनगा के प्रभाव से मुक्त होता है। इसके बाद अकबर मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के अगले चरण के लिए तैयार था। चलिए, जो बहुत ही करीबी माँ के समान थी उसके साथ भी इसने मैनेज कर लिया था। बैरम खान जो उसका संरक्षक था, ये सब इमोशनल रिलेशन भी था महामनगा या बैरम खान के साथ, उसको भी मैनेज कर लिया। अब परिवार वाले, जिसमें हाकिम मिर्जा जो था सबसे प्रमुख था, उसका सौतेला भाई जो काबुल का गवर्नर भी था, उसको भी बहुत इच्छा थी बादशाह बनने की। हालांकि वह अकबर की तरह न तो योग्य था न ही उसे परंपरागत रूप से प्राप्त हुए थे। क्लियर। जिसके कारण वह विद्रोही तत्वों के साथ मिला हुआ था। अकबर के काल में सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में बने दो प्रबल आंतरिक विद्रोह हुए। पहले हम लोग आंतरिक विद्रोह का बात करेंगे, क्योंकि आपके अंदर अगर उथल पुथल है तब आप कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आपके परिवार में उथल पुथल है तो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अंदर से आपको सुदृढ़ रहना ही पड़ता है। और उसी चीज़ को अकबर ने यहाँ पर किया, क्योंकि जो ये विद्रोही सब थे वो सारे अधिकारी सूबेदार या परिवार के सदस्य थे। जैसे हाकिम मिर्जा क्या था, उसका सौतेला भाई था काबुल का गवर्नर, जौनपुर के गवर्नर जवां खां उज़्बेक, जौनपुर के गवर्नर जवां खां उज़्बेक, मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां उज़्बेक, है ना। ये पहला विद्रोह हुआ 1561 में। वास्तव में ये गवर्नर अकबर के सौतेले भाई और काबुल का गवर्नर मिर्जा हाकिम के इशारे पर विद्रोह कर रहे थे। इसी चीज़ को मैं बता रहा था, अकबर ने इसे कठोरता से दबा दिया, है ना। यहाँ पर परिवार नहीं देखा जाता है। क्लियर। यहाँ पर सिर्फ राजपद को देखा जाता है, अपने कर्तव्य को देखा जाता है, और जो भी कर्तव्य के रास्ते में आता है मध्यकालीन तरीके से उसे बादशाहों राजाओं के द्वारा दबा दिया जाता था। आजकल दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। 1580-81 के उग्र आंतरिक विद्रोह के कारण इसमें भी मिर्जा हाकिम का हाथ था। जागीर और सैन्य सुधार जो किया था, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो मनमाने तरीके से यूज कर रहे थे ज़मीन, गलत सैनिक, गलत घोड़ा, गलत हाथी भेज करके खुद नहीं जा रहे हैं, किसी और को भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जब पूरा सुधार करने लगा अकबर तो बहुत सारे तत्वों को प्रॉब्लम हुई, तो उन्हीं तत्वों के द्वारा यह विरोध किया गया था। मिर्जा हाकिम को जब लगा कि अब कोई चारा नहीं है तो वह काबुल भाग गया, है ना। और वहाँ पर इसने क्या किया, मिर्जा हाकिम को वहाँ के गवर्नर पद से भी हटा दिया, ठीक है। उसकी बहन जो थी मिर्जा हाकिम की, जानी अख्तर, को काबुल का गवर्नर बना दिया, है ना। आगे जो है आपका साम्राज्य विस्तार के द्वारा सुदृढ़ीकरण। शेरशाह के बाद अयोग्य शासकों का कारण अनेक स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ था। अकबर के लिए इन राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त करना जरूरी था ताकि मुगल राजवंश की सत्ता सुदृढ़ हो जाए। शब्द चयन में अत्यंत सावधानी बरतिए। बहुत क्लिष्ट शब्द भी नहीं चुनना है, साहित्य टाइप का शब्द, न ही बाजारू शब्द चुनना है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा उत्तर लिखने के दौरान। समय सीमा का पालन करें, शब्द का पालन करें। उत्तर भारत के साम्राज्य विस्तार और दक्षिण, अब मान लीजिए अकबर का साम्राज्य विस्तार है तो इसको दो पार्ट में सिंपल बांट दीजिए, उत्तर भारत दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा फिर बचेगा नहीं, लेकिन थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अकबर के द्वारा निम्न राज्यों का या तो विलय किया गया या अधीनता मनवाई गई।
इसमें से सारा भी नहीं याद होता है तो कुछ ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे मैंने इम्पोर्टेंट ही डाला है, लेकिन कुछ को ज़रूर याद कर लेना है जितना सके आप। इससे अगर ट्रिक आप बना लेते हैं तो ये सारा याद हो जाएगा, कोई मैटर नहीं है। सब प्रीलिम्स में पढ़े ही होंगे। और कुछ कुछ का आपको एक मैप बना करके अच्छा से दिखा देना है, और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं कि आप बहुत अच्छा से एकदम बैठ करके मैप बना रहे हैं सावधानी से, है ना, वो नहीं। आपको मेहनत करना है। इट मीन्स आपको प्रैक्टिस पहले से करना होगा मैप का, है ना। प्रैक्टिस पहले से नहीं किए हैं तो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, दिमाग से निकाल दीजिए फिर। इस प्रकार अफगानिस्तान सहित संपूर्ण उत्तर भारत अकबर के नियंत्रण में आ चुका था। उपरोक्त अभियानों से कुछ कठिन अभियान भी थे, और अकबर के जाने के बाद ही यहाँ पर विजय मिल पाई थी। जैसे बिहार, बंगाल, मेवाड़, गुजरात, है ना। इन अभियानों से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं। मालवा की रानी रूपमती के साथ खराब व्यवहार करने के कारण अकबर ने अधम खां को छत से फेंकवा दिया था। 3 बार फेंकवा दिया था। फिल्म में भी आप लोग देखे होंगे, जोधा अकबर फिल्म में 3 बार टोटल फेंकवाया था। वो सही घटना है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा उसमें सही दिखाया है उस फिल्म में। वो एंटरटेनमेंट के मकसद से बना है, कुछ इतिहास के मकसद से नहीं बना है। बाज बहादुर को मनसबदार के रूप में नियुक्त किया गया। चित्तौड़ अभियान के दौरान अकबर ने राजपूतों की भयंकर कत्लेआम की और आलोचना का पात्र बना। शासक पद पर रहते हुए कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन्हीं गलतियों में यह शामिल था, अकबर का यह गलती। जैसे शेरशाह का गलती था पूरनमल के मामले में, है ना। यहाँ भी चित्तौड़ के मामले में और कश्मीर के मामले में इसका नाम आता है अकबर का। धार्मिक नीति में पढ़ेंगे। और पर उदय सिंह के सेनापति जयमल पन्ना की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने इनकी प्रतिमा आगरा के किले में लगवाई थी। 1576 में राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को चित्तौड़ पर नियंत्रण करने में सफलता मिली। उसके बाद राणा प्रताप जो था वो युद्ध कर जंगल से लड़ाई करता रहा, संघर्ष करता रहा। उसने संघर्ष को नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है, चित्तौड़ क्षेत्र की, उदयपुर क्षेत्र की, काफ़ी उबड़ खाबड़ है ना। तो वहाँ पर से छापामार लड़ाई चलाना जो है था काफ़ी संभव था वहाँ से चलाना। जैसे शिवाजी, मलिक अंबर इत्यादि छापामार लड़ाई में प्रसिद्ध थे, उसी तरह से राणा प्रताप भी। लेकिन 1597 में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसका आक्रमण जो था अकबर का चित्तौड़ पर 1585 के बाद ही बंद हो गया था, है ना। क्योंकि जो वो सेक्शन था, नॉर्थ वेस्ट सेक्शन था, क्लियर। नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में प्रॉब्लम्स जो थे बढ़ रहे थे इस सेक्शन में, क्लियर। उस सेक्शन में जो था नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में प्रॉब्लम्स बढ़ रहा था। यहाँ पर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में विद्रोह वहाँ पर चल रहा था, और इसके पीछे जो था काबुल था, है ना। जानी अख्तर वहाँ की ये थी। तब यहीं पर ये लंबा समय तक अकबर बिताया, 1550, जब तक कि इसका अब्दुल्ला खां का डेथ नहीं हो गया। क्योंकि ये जानता था, खुद मुग़ल भी इधर से ही ना अटैक किए थे। ये जानता था अगर ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो है, यानी पाकिस्तान वाला सेक्शन अगर सुरक्षित नहीं रहा तो इंडिया जो है हमेशा असुरक्षित रहेगा। इसलिए महाराणा प्रताप मैटर को इसने छोड़ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका चित्तौड़ और कब्जा हो ही चुका था, इसलिए यहाँ से टेंशन ये छोड़ करके अब्दुल्ला खां पर ध्यान देने लगा। 1595 में कंधार जो है मुगलों के नियंत्रण में आ चुका था। अब कंधार तो यहाँ था, काफ़ी दूर था, तो ये प्राकृतिक सीमा से बाहर था। क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ कि जो प्राकृतिक सीमा है वो है आपका ये सिंधु नदी। इससे बाहर जो भी चीज़ रहेगा उससे बेहतर है इधर पर ही हम लोग जो हैं नियंत्रण रखें। इस सारे राजाओं की इच्छा। अब यहाँ पर कंधार था तो ये कभी मुगलों के पास आता था, कभी चला जाता था, वो नॉर्मल सा बात था। अकबर उत्तर पश्चिम भारत से होने वाले बाह्य आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखने के लिए 1586 से 1598 तक यहाँ स्वयं रहा, और इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए काबुल, कंधार, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, है ना। ये देखिए कश्मीर है, ये आपका
सिंध सेक्शन है, ये बलूचिस्तान सेक्शन है, ईरान सीमा का जो बलूचिस्तान प्रांत है ना, इस सारा को जीत लिया। और ये काबुल कंधार है, ठीक है, इस सारा को जीत लिया ताकि इधर से अटैक ना हो। क्लियर? इस तरीके से सुदृढ़ कर रहा। देखिए हर लाइन में आपको सुदृढ़ता फील होगा। इस टाइप से आपको टॉपिक लिखना है या उत्तर लिखना है, और उत्तर का डिमांड के अनुसार क्वेश्चन जो रहेगा हर लाइन पढ़ने के दौरान ये फील हो कि आप कहीं भी नहीं भटक रहे हैं उत्तर से, है ना, उसी में मार्क्स मिलता है। अब आइए दक्षिण भारत में विस्तार, है ना। दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में विस्तार, यहाँ अकबर ने मुगलों को दक्षिणी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए 1595 से 1600 के दौरान छिटपुट संघर्ष के बाद अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को संयुक्त सेना को पराजित किया। बरार, बालाघाट, खानदेश, अकबर के 15 प्रांतों में बरार, बालाघाट और खानदेश भी शामिल थे। तो इसको आप एक सिंपल स्केच से दिखा सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बरार, बालाघाट, खानदेश। तो साउथ में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था इसके विजय से, और उसकी उम्र भी हो गई थी, और प्राकृतिक सीमा भी भारत मुगलों ने प्राप्त कर लिया था, विंध्य तक जीत लिया था, उधर सिंधु से थोड़ा ज़्यादा ही जीत लिया था। तो ऐसा उसको कोई उचित नहीं लगा कि साउथ की ओर बढ़ा जाए और डिस्टर्ब किया जाए अपने साम्राज्य को। तो दक्षिण से उसने सिर्फ क्या किया, सुदृढ़ किया, है ना। अब सुधारों के माध्यम से सुदृढ़ीकरण। अकबर बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति का पालन किया, क्योंकि हिंदुओं को असंतुष्ट रखकर साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना संभव नहीं था, उससे भी पता था। कोई भी वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अगर कोई भी वर्ग असंतुष्ट रहता है तो कहीं ना कहीं से प्रत्येक कार्य में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में एक डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता रहता है। तो वो तो बहुसंख्यक वर्ग था हिंदू, तो उसको असंतुष्ट रख करके एक सुदृढ़ राज्य की, सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना कैसे कर सकता था अकबर। और अकबर जैसा शासक जो इन चीज़ों को समझता था तो वह ऐसा गलती नहीं कर सकता था। और आम जनता, ऐसा नहीं सिर्फ राजपूत नीति और धार्मिक नीति, आम जनता के हित के लिए भी उसने बहुत सारे कार्य किए। और जो प्रशासनिक सुधार था वो तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को लाभ होता है अगर कोई समान रूप से सुधार होता है। धर्म के सीमा से बाहर सड़क बन रहा है तो सड़क सिर्फ एक धर्म के लोग तो प्रयोग करेंगे नहीं। उसी तरीके से इसने कुछ ऐसे सुधार किए जिससे सभी लोगों को लाभ हुआ। अब विशेष रूप से बहुसंख्यक प्रजा के साथ जहां भेदभाव का आरोप लगता था, उन चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास किया। 1562 में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा समाप्त कर दी। 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया। ये सब याद कर सकते हैं, 30 से 63, 30 से तीर्थ, क्लियर, याद हो जाएगा। 1564 जजिया कर, ये तो नामी है ही, जजिया कर समाप्त कर दिया था। सभी धर्मों को अच्छे तत्वों के जानने हेतु, ईश्वर को जानने हेतु स्पेशली इबादत खाने का निर्माण, इबादत खाने के रूप में भी जानते हैं, है ना। और इसके बाद ही 1582 में क्या किया था, सभी धर्मों के अच्छे तत्वों के जोड़कर दीन इलाही वगैरह बनाया था। महजर की घोषणा की थी 1579 में। ये वाला महजर लिखा गया, इसको दीन इलाही कर दीजिए, है ना, गलती से लिखा गया, दीन इलाही इसको कीजिए। और महजर क्या था, महजर जो था, मान लीजिए शरीयत के अनुसार किसी चीज़ का फैसला नहीं निकल रहा है कि सही है शरीयत के अनुसार या गलत है, तो फिर बादशाह जो थे डिसीजन ले सकते थे। इसका लाभ भी बहुसंख्यक हिंदू वर्गों को मिला, है ना, क्योंकि हिंदुओं के कई ऐसे मामले थे जो शरीयत के अनुसार फैसला नहीं लिया जा सकता था। अलग अलग नीतियों के द्वारा सुदृढ़ीकरण। प्रशासनिक नीति, मुगलों ने खलीफा के सत्ता को अस्वीकार कर दिया और बादशाह की उपाधि ली, पहले सुल्तान का लिया जाता था। राजत्व के सिद्धांत को मुगलों ने सुदृढ़ किया और अबुल फजल ने राजत्व को फर्र-ए-इजदी, दैवीय प्रकाश कहा। इस संदर्भ में आप और डिटेल पढ़ेंगे मुगलों की धार्मिक नीति में।
यानी कि राजा जो होता है उस पर दैवीय प्रकाश पड़ता है, फरे इजदी, है ना, जिल्ले इलाही को स्वीकार नहीं किया गया यहाँ पर। इसके अलावा अकबर के द्वारा केंद्र के साथ प्रांतीय स्तर, पंचायत स्तर तक सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था की गई। देखिए पूरा दिल्ली सल्तनत में, यहाँ तक कि शेरशाह के काल में भी प्रांतीय शासन व्यवस्था जो था बहुत वीक था, लेकिन अकबर ने इस कमी को भारत में पूरा किया। सैन्य और सैन्य दोनों प्रशासन को सुदृढ़ करने में अकबर की मनसबदारी प्रथा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब भू राजस्व नीति पर आते हैं। भू राजस्व मुगल काल के राजस्व के आधार थे। टोडरमल की सहायता से अकबर ने जब्ती पद्धति को देश के साम्राज्य के अपने अधिकांश भागों में लागू किया। ऐसा नहीं कि हर जगह लागू था। इससे हुआ क्या, भूमि के मापन, जांच, श्रेणीकरण, लगान निर्धारण, नकदी में परिवर्तन, भू राजस्व संग्रहण इत्यादि की सुविधा प्राप्त हुई। पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगे और भू राजस्व राशि में स्थिरता आई। इससे एक ओर कृषक असंतोष दूर हुए तो दूसरी ओर भू राजस्व की संभावित राशि के आधार पर सरकार भावी योजनाएं बना सकती थी। यह मुगलों के सुदृढ़ीकरण में सहायक रहा। भूलिएगा नहीं, ये सुदृढ़ीकरण का टॉपिक है, यानी कि खो जाइएगा राजपूत नीति में, धार्मिक नीति में। हमेशा राजपूत पढ़ रहे हैं, धार्मिक पढ़ रहे हैं, भू राजस्व पढ़ रहे हैं, सुदृढ़ीकरण का टॉपिक है, वो कभी नहीं भूलिएगा। उसी तरह से उत्तर लिखते समय क्वेश्चन को कभी नहीं भूलिएगा, बीच बीच में देखते रहिए क्वेश्चन को। अकबर की राजपूत नीति पुरस्कार और दंड पर आधारित थी। कुछ मामलों में वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी राजपूत नीति का परिपालन किया गया। राजपूतों के द्वारा अधीनता स्वीकार करने के बाद इन्हें स्वायत्तता दी गई, यानी कि राज्यों को वापस कर दिया गया। राजपूतों की योग्यता के अनुसार उन्हें मनसबदारी भी दी गई और मुगल प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद भी दिए गए और उनकी भागीदारी दी गई, है ना, और कई विश्वसनीय पद भी दिए गए, है ना, केवल सामान्य पद नहीं दिए गए। इस प्रकार अकबर ने भारत के इस योद्धा वर्ग को अपने पक्ष में करने में सफलता प्राप्त की और इसका लाभ मुगलों के सुदृढ़ीकरण में मिला। क्लियर। धार्मिक नीति। ऐसे तो तुर्क मंगोल परंपरा के प्रभाव के कारण प्रारंभ से ही मुगल धार्मिक रूप से उदार थे, परंतु अकबर ने अपनी नीतियों से भारत के सभी धर्मावलंबियों को अपने पक्ष में करने में सफलता प्राप्त की थी। इसका लाभ मुगलों को प्राप्त हुआ। इसके अलावा व्यापार, मुद्रा व्यवस्था, सैन्य क्षेत्र, वैदेशिक नीति इत्यादि में भी अकबर के प्रयास मुगलों के सुदृढ़ीकरण में सहायक रहे, है ना। अब जहांगीर का क्या योगदान रहा? देखिए, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा कि अकबर ने जो जो किया था उसमें कुछ बिगाड़ा नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपने शासन काल में अकबर ने जो जो नीति बना दिया था इसके पिता ने, हर चीज़ को सेम टू सेम लगभग रहने दिया। ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि था मुगलों का सुदृढ़ीकरण में। ये बहुत ही बड़ा योगदान था एक तरह से, क्योंकि जब अच्छी नीतियाँ जब बना दी गई हैं और नए शासक आकर के फिर गलत नीतियों को लागू करते हैं, उस चीज़ को जहांगीर ने नहीं किया। इसने अकबर की नीतियों को बनाए रखा। 14 कोस अतिरिक्त भूमि जीता, ये नहीं कि साउथ इंडिया इसका कोई इंटरेस्ट था, उधर भी नहीं गया, चूँकि समझ रहा था प्राकृतिक सीमा इंडिया को प्राप्त हो चुका है मुगल साम्राज्य को। मनसबदारी पद्धति में जहांगीर ने अफगानों और मराठों को जोड़ा, ये भी एक सुदृढ़ता का उदाहरण आपका है। दक्षिण में मलिक अंबर को नियंत्रित रखा ताकि मुगल के दक्षिणी सीमा को ये डिस्टर्ब नहीं कर सकें। शाहजहां के काल में अकबर की नीतियों का उलटने का जो सिलसिला शुरू हुआ, औरंगजेब के काल में यह परिपूर्ण हुआ। अतः इन दोनों शासकों का विशेष योगदान नहीं रहा, है ना। चूँकि बाकी जितने भी इन लोगों के काज थे, शाहजहां के या फिर, है ना, औरंगजेब के, वो नेगेटिव पॉइंट थे। अब सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण जो है अकबर का हो या शाहजहां का हो, शिक्षा, स्थापत्य, साहित्य, संगीत, चित्रकला के माध्यम से अकबर ने अलग अलग धर्म और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। स्थापत्य पर हिंदू शैली का प्रभाव आप देख सकते हैं। कई हिंदू चित्रकार थे। आगरा, फतेहपुर, इलाहाबाद में विशाल विशाल किले बनाए जो इसके सूचक थे। ये सब भी मुगलों के सुदृढ़ीकरण में सहायक रहे। इसमें आप थोड़ा बहुत शाहजहां का भी ऐड कर सकते हैं आगे बढ़ा करके।
प्रश्न यहाँ से बन सकता है, मुगल भारत में किस प्रकार सुदृढ़ हुए, विवरण दें। 40 मार्क्स, 35 मिनट, 700 से 750 वर्ड्स, है ना। पहला जो प्रश्न है, किस प्रकार सुदृढ़ हुए, विवरण दें। एक सामान्य प्रश्न है, क्लियर। तो इसका भूमिका आपको जो लिखना है, किस प्रकार सुदृढ़ हुए। तो एक भूमिका ऐसा होना चाहिए जिससे आपको आपके आंसर का दिशा का भी पता चले, भूमिका भी प्रभावी हो, ताकि परीक्षक को अच्छा लगे। यहाँ पैराग्राफ लेने से आप बचें, भूमिका लगातार लिखें, और किसी का यहाँ उद्धरण स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। बाबर के द्वारा स्थापित साम्राज्य संकट रूपी सागर में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिचकोलें ले रहा था, और इस परिस्थिति में अकबर ने अपनी धैर्य, कुशलता और दृढ़ता से मुगलों को भारत में इस तरह सुदृढ़ किया कि इसका अस्तित्व 1862 तक रहा। ठीक है, इस तरीके से एक अच्छा भूमिका जो है आप लिख सकते हैं। मेन पार्ट्स में आप क्या लिखेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के योगदान का आप विशेष रूप से विवरण दें। संक्षेपण तो थोड़ा करना ही होगा यहाँ पर। लेखन शैली, डायग्राम और तालिका मानचित्र का भरपूर प्रयोग करें। दोहराव न हो तथ्यों का, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने लेखन शैली में मौलिकता लाना है और अकबर को विशेष महत्व देते हुए लिखना है मेन बॉडी पार्ट को। कंक्लूजन, इसमें दो मत नहीं है कि हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को एक बार पुनः खोकर प्राप्त किया था और मुगलों के सुदृढ़ीकरण रूपी महल की नींव रख दी थी, पर महल का निर्माण अकबर ने ही किया, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं निष्कर्ष भूमिका। मुगल बादशाह इसी सुदृढ़ीकरण के बल पर भारतीय जनता के हृदय में सम्मान प्राप्त कर सके, और 1857 के नेतृत्व में इसी सम्मान के कारण मुगल बादशाह को भारत का बादशाह घोषित किया गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। धीरे धीरे आपको मौलिकता लाना है, बस इतना ध्यान रखें। अकबर ने मुगलों के भारत में किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ किया, परीक्षण करें। ये भी 40 मार्क्स का है, 35 मिनट, 700 से 750 वर्ड। तो यहाँ पर परीक्षण करने को कहा गया है, और अकबर से संकेंद्रित आपका है ये प्रश्न। ठीक है, अब प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ किया है ये बताना है आपको, उसके अनुसार आपका भूमिका भी देखना चाहिए। ऐसे तो मुगल सुदृढ़ीकरण में हुमायूं, जहांगीर का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा, पर अकबर ने मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के क्षेत्र में जिस तरह से योगदान दिया वह अतुलनीय है। इस तरीके से भूमिका कुछ लिख सकते हैं। मेन पार्ट केवल अकबर के बारे में लिखना है। कंक्लूजन, अकबर बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। इसके समक्ष इसके पिता हुमायूं की गलतियों के कारण साम्राज्य खोने के उदाहरण भी थे। तो दूसरी ओर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह जैसे योग प्रशासक के भी उदाहरण थे। इस कारण इसने कठोरता, उदारता, पुरस्कार, दंड, यथासंभव प्रत्येक नीति को अपनाते हुए मुगलों को इतना सुदृढ़ कर दिया कि मुगल राजवंश सदियों तक भारत में अपने अस्तित्व को शान के साथ कायम रख सके। चूँकि प्रश्न जो था बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, इसलिए निष्कर्ष में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, और तरीका हजारों हो सकता है। क्लियर। मुगलों के सुदृढ़ीकरण अकबर ने किसी एक क्षेत्र में नहीं किया। टिप्पणी करें 20 मार्क्स का। आप छोटा में कैसे लिखना है ना। जब 300 से 350 वर्ड्स का आएगा, 18 मिनट में लिखना है, तो छोटा हो गया थोड़ा भूमिका। ऐसे तो मुगल सुदृढ़ीकरण में हुमायूं और जहांगीर का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा, पर अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के क्षेत्र में जिस तरह से योगदान दिया वह अतुलनीय है। ठीक है, 2 नंबर का है। 3 नंबर का देखिए। परीक्षण में प्रश्न दिए गए कथन से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लिखना ही होगा। अकबर के द्वारा प्रारंभ में ऐसे तत्वों के प्रभाव को समाप्त किया गया जो उनके परिवार के सदस्य थे या करीबी थे। प्रशासन में उदारता, अनावश्यक संवेदनशीलता का स्थान नहीं होता। परीक्षण में सब लिख सकते हैं, है ना। चित्तौड़ में राणा प्रताप और उत्तर पश्चिम में अब्दुल्लाह खां के विद्रोह को क्रूरता से अकबर ने दबाया था। वहीं स्वयं से अधीनता मानने वाले या अकबर से संधि करने वाले राजपूतों को स्वायत्ता, सम्मान और पद भी प्रदान किए। बहुत चीज़ निकलेगा, बहुत सारा पॉइंट्स निकलेगा।
सभी धर्मों के प्रति उदारता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उसमें व्यक्तिगत मनोभाव भी शामिल थे। प्रत्येक सिर्फ राजनीतिक रहता तो है सफल ही नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। कूटनीति या राजनीति के माध्यम को आधार बनाते हुए कुछ भी आप करेंगे तो कभी न कभी पता चल ही जाता है। अकबर ने भारत को न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी सुदृढ़ करने में योगदान दिया। चूँकि अकबर का है तो अकबर में आपको संकेंद्रित रहना है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मुगलों का सुदृढ़ीकरण अकबर ने किसी एक क्षेत्र में नहीं किया, टिप्पणी करें। ये 20 मार्क्स का है। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग परीक्षण कर रहे थे, है ना। ये है 3 नंबर। इसका ज़रूरत ही नहीं है भूमिका का, या फिर 1-2 लाइन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और मेन पार्ट जो होगा इसको कंपैक्ट करना होगा आपको। लेखन शैली, डायग्राम, हर चीज़ का प्रदर्शन करते हुए कंपैक्ट करना होगा। और टिप्पणी जो है ऊपर लिखा गया है, जो परीक्षण वाले सेक्शन से आप ले सकते हैं टिप्पणी को। क्लियर। टिप्पणी अपना विचार है। तो ये था आपका मुगलों का सुदृढ़ीकरण। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। जिन्हें भी पर्सनल गाइडेंस मुझसे लेना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ 11th जेपीएससी मेंस और जेएसएससी सीजीएल की जो क्लासेस हैं कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।